तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैंने अध्याय प्रथम जो कि संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति, इसका पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का ये मैंने खत्म कर दिया है और आज 1.2 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 इस प्रश्नावली के हम सवालों को देखेंगे और उन सवालों को देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अभी तक आपने परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये सब पढ़ा। अब आप देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है आप देख लीजिए। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं या वह संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता तथा शून्य के बराबर ना हो। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें बोलते थे परिमेय। और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं होंगी अपरिमेय संख्या। ये हो गया। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें प्रश्नावली 1.2 में पहला जो प्रश्न दिया है ये सत्य और असत्य पर आधारित है। तो मैं पहले तीनों कथन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर तीनों के बारे में बात करेंगे। या फिर पहला ही कथन लिखता हूँ पहले। पहला है, हमें निकालना है क्या? सत्य और असत्य बताना है। सत्य है कथन या असत्य है, और अगर है तो कारण भी बताना है कि क्या कारण है। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह हमें बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन है, इसको बताना है। देखिए, अब ये कथन है, ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में जो मैंने बताया था, या वास्तविक संख्या आप जान लीजिए क्या होती है अगर नहीं बताया था तो। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या ये मिल करके क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। अब कथन में है यही कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या के अंदर आती है, तो ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। अब हम दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है इसको,
दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का होता है। आगे भी है कुछ, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। और है कुछ इसमें, इस कथन में? नहीं, और कुछ नहीं है। तो इसको देखते हैं, ये असत्य है, असत्य है। क्या कह रहा कि √m संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो कि √m के रूप का होता है और m एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या की बात होती है तो देखिए, एक एग्जाम्पल है -3। -3 ये क्या है? ये एक प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या होगा? -3 ये, लेकिन संख्या -3 किसी भी संख्या का क्या होगा? वर्गमूल नहीं होगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा, ये बिंदु √m वाला, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि -3 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता और ये प्राकृत संख्या है। तो क्या कह रहा है? जहाँ m एक प्राकृत संख्या है तो हम इसको लिख देंगे, कथन क्या है? असत्य है। बस ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा कथन देख लेते हैं और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 क्या लिखा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात हो रही है और यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय होती है। यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, जबकि आपने वास्तविक संख्या में क्या क्या देखा है अभी? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं वास्तविक संख्या में, तो ऐसा हो ही सकता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो हो वो अपरिमेय संख्या हो। यहाँ इसका मतलब होगा कि केवल केवल अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या भी होती है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर 3 की हम बात करें तो 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है
और 3 एक वास्तविक संख्या भी है। इस हिसाब से ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो 3 है ये परिमेय संख्या भी हुई और वास्तविक संख्या भी हुई, और यहाँ पर कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हो गया 3 क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन के थे, इसका है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कर देता हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, समझ में आ रहा तो वो भी कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आ रहा, जिससे कि मैं उसी तरीके से भी पढ़ाता चलूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लंबा क्वेश्चन है, लिखता हूँ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये प्रश्न तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत छोटा सा है। तो पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही संख्याएं होंगी, ये धनात्मक पूर्णांक होंगी। तो धनात्मक पूर्णांकों के इनके वर्गमूल कह रहा है कि अपरिमेय होते हैं, पूछ रहा। तो अब देखिए 1 2 3 5 का वर्गमूल लेना थोड़ा कठिन है, लेकिन 4 का वर्गमूल हो सकता है। अगर हम 4 जो कि धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्गमूल लें तो इसका वर्गमूल होता है 2, और 2 क्या है, 2 की बात करें तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या या अपरिमेय नहीं होते हैं। तो आ गया यहाँ पर नहीं, आंसर आपका उत्तर जो आया वो है नहीं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब वही है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया नहीं, और ये हो गया आपका उदाहरण।
ये उदाहरण हुआ और ये प्रश्न हुआ, बस। इसका सवाल बहुत छोटा सा ही है, इसमें कुछ था नहीं। अब अगला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये संख्या रेखा पर दर्शाने वाला क्वेश्चन है। और अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार जरूर बताना। दूसरा प्रश्न क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये प्रश्न है। तो अब देखिए, इसके लिए एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी और उस संख्या रेखा पर हमें कुछ मान रखने होंगे, और उसके बाद यहाँ मैं खींचता हूँ एक संख्या रेखा ऐसे, और अब यहाँ रख देता हूँ कुछ मान। ये हो जाएगा 0, या O हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, और इसको और आगे बढ़ाएंगे, -1, -2, -3, ये हो गया। 3 तक क्या कर देते हैं, आ जाना चाहिए। देखो, अब ये हो गया 0, 1, 2, 3, और ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, √5। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम जो 1 लिखा हुआ है हम इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ से 0 से लेकर के और यहाँ 1 तक का इस लाइन को हम 1 मानते हैं। ठीक, इस तरीके से चौड़ाई हो गई या लंबाई के, ये हो गई 1। और हम इसके ऊपर इसी के बराबर हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन को भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसका मान भी 1 हो गया, और ये O है, और हम इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे B। अब ये 1 हो गया, तो आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा कि ये लाइन अगर यहाँ मिलेगी यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो ये होगा आधार, और ये होगा लंब, और ये बनेगा कर्ण। अब हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसे। अगर ना पढ़ा हो, छूट गया हो, तो समझ लेना इसको। तो बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण हमें नहीं मालूम है, अंडर रूट में आधार कितना है, 1, इसका स्क्वायर हुआ, और लंब भी 1 है, इसका स्क्वायर हुआ। 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका भी स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 होता है,
ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 1 2। तो हम देखेंगे कि कर्ण हमारा क्या आया, कर्ण आया अंडर रूट का 2 आ गया, √2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम नीचे यहाँ गिराएं तो ये ऐसे ही कुछ यहाँ आकर के ये गिरेगा। इस संख्या को, इस बिंदु को हम P मान लेंगे, यहाँ पर, यहाँ हम इसे P मान लेंगे। अब ये जो हमारा लंब था, अब हम इसको क्या करते हैं, इस पर ये B है, इस B को हटा दो, B यहाँ ऊपर मान लेते हैं, तो ये A हो जाता है ये बिंदु, क्योंकि ये A और ये B। तो जो ये O हो गया, OB पर हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या करना है हमें, यहाँ लिखता हूँ, OB पर लंब डालेंगे एक, है ना, और जिसका मान क्या होगा, 1 होगा। हम 1 मान लेकर के इस पर लंब डालेंगे, तो ये लंब कुछ ऐसे पड़ेगा इस पर। अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट 2 है, ये 1 है। अब अगर हम इसको मिलाते हैं, ये क्या होगा, अब फिर से यही चीज हम लाएंगे और वापस इधर देखो, अंडर रूट में ये तो 1 है, ये अंडर रूट 2 है। अब हमें ये वाला कर्ण निकालना है। अब ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, क्योंकि जो हमने नया लंब डाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1, इन दोनों का स्क्वायर, कर्ण बराबर, नया वाला कर्ण बराबर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने पर ये 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3। अब जो नया वाला मान आया, ये आया अंडर रूट 3। अब ऐसे ही फिर जब दोबारा से कर्ण निकालेंगे, फिर से इसे 1 मान करके इस पर लंब डालेंगे ऐसे। अब ये हल्का सा इधर की तरफ लंब रहेगा, इसको मिलाएंगे तो ये अंडर रूट 3 और ये रहेगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 धन 1 बराबर अंडर रूट में 4। अब ये वाला मान ये हो जाएगा अंडर रूट में 4, और फिर इस पर एक लंब डालेंगे और इसको जब मिलाएंगे तो ये अंडर रूट 4 हुआ, ये 1 हुआ। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक नया मान लेकर के नया कर्ण निकालेंगे, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। ये फिर बनेगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 हुआ धन 1 बराबर अंडर रूट में 5। अब इसका मान आ गया अंडर रूट में 5। अब देखो, जिस प्रकार से हम इसको गिराते थे तो ये यहाँ आता था, इसको गिराते थे तो ये यहाँ आता था, वैसे ही जब हम इसको गिराएंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हम फिर इस तरीके से इसको निरूपित कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला बिंदु जो है ये अंडर रूट 5 है। ठीक है, बस ये इस तरीके से बना देना, एकदम सही हो जाएगा। और ये साइड में सॉल्व रहेगा, इसे रफ लिख देना और काट देना बाद में, या नहीं भी काटोगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये तीनों सवाल, आखिरी ही ना, हाँ, ये तीनों सवाल आपके इस चैप्टर के सॉल्व हो गए। और इसके बाद क्या आएगा, 1.2 के बाद इसमें कुछ अभी और है, हाँ 1.3 है। इसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन वगैरह आ जाएगा, ये सब बहुत आसान आसान से हैं सब। और अगर आपको टफ लग रहा है तो आसान बन जाएगा, सब सब आसान हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए चैनल को। और वीडियो कैसी है ये बताइए, साथ ही साथ
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।